हेलो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक टॉपिक मान्यता, इंटरनेशनल लॉ में जिसे रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं कि मान्यता क्या है, मान्यता कैसे प्रदान की जाती है, मान्यता के कौन कौन से मत हैं और कितने प्रकार की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत राजनीतिक समुदाय के द्वारा किसी नवीन उदित राष्ट्र को दी जाती है। मान्यता शब्द अंग्रेजी शब्द रिकॉग्नाइजेशन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नामकरण, अस्तित्व, दर्जा, वजूद या पहचान। अर्थात जब विश्व समुदाय में या अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर कोई नवीन राष्ट्र उदित होता है, तो जो राजनीतिक समुदाय हैं, जो पहले से स्थापित राष्ट्र हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत पहले से उदित हो चुके हैं, उनके द्वारा उस नवीन राष्ट्र को जो मान्यता दी जाती है, उसे जो स्वतंत्र वजूद दिया जाता है, उसे ही मान्यता कहते हैं। अर्थात मान्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नवीन राष्ट्र को एक स्थायित्व प्रदान किया जाता है, उसे स्वतंत्र दर्जा दिया जाता है, और यदि उसे मान्यता प्रदान की जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन जाता है और उसे कुछ अधिकार, कुछ विशेष अधिकार, कुछ दायित्व भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत प्रदत्त किए जाते हैं। कई विद्वानों ने इसे परिभाषित भी किया है। और अगर हम इसके मत की बात करें तो प्रमुखतः दो मत इसके प्रचलित हैं। पहला है निर्माणात्मक मत और दूसरा है घोषणात्मक मत। अब देखिए, निर्माणात्मक मत की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं हीगेल, हॉलैंड, एंजिलोटी और लाटरके। निर्माणात्मक मत के समर्थक जो हैं, इनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि मान्यता का निर्माण होता है। अर्थात जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत जो राजनीतिक समुदाय हैं, जो स्थापित राष्ट्र हैं, वे एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा जब तक किसी राष्ट्र को मान्यता नहीं देते हैं, जब तक उसका नामकरण नहीं करते हैं, जब तक वे उसे स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानते हैं, तब तक वो राष्ट्र ही नहीं कहला सकता है। अर्थात यदि वे राष्ट्र किसी नवीन राष्ट्र को मान्यता नहीं प्रदान करते हैं, उसका निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये जो मत है, इसका ये कहना है कि चाहे बेशक उस राष्ट्र के पास में अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, भूभाग हो, नियंत्रण हो, सब कुछ हो, सत्ता हो, लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में या विश्व जगत में स्थापित राष्ट्र के राजनीतिक समुदाय के द्वारा मान्यता का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक वो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्र के नाम से अस्तित्व नहीं प्राप्त कर सकता। अब देखिए, यहाँ पर जो मत के जो प्रवर्तक रहे हैं, इनकी कुछ आलोचकों ने आलोचना की है। अब देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो ठीक उसी प्रकार से जहाँ निर्माणात्मक मत के कुछ अपने अच्छे गुण हैं, वहीं इसके कुछ बुरे पहलू भी हैं। कि हाँ, इसकी जो आलोचना की गई कुछ आधारों पर की गई कि ये जो मत है वो संकुचित है, संकीर्ण है, एक ही मत को प्रवर्त करता है और दूसरे मतों की उपेक्षा करता है, अन्य घटकों की उपेक्षा करता है, उचित नहीं है, सत्य नहीं है, और ये राष्ट्र के राष्ट्रत्व के तत्व को ही स्वीकार नहीं करता है। सीधे सीधे कहता है कि एक राष्ट्र का निर्माण ही तभी होता है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्थापित राष्ट्र उसे मान्यता प्रदान करते हैं। यानी जो राष्ट्र पहले से अस्तित्व में है, जो मौजूद है, उसे ये पूरी तरह से नकार रहा है, जो इसकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण बनता है। आइए अब दूसरे मत पे अगर हम बात करें, उद्घोषणात्मक मत, डिक्लेरेशन। अब ये जो उद्घोषणा है, जो डिक्लेरेशन है, इस मत के जो अनुयायी हैं वे हैं प्रवर्तक के हॉल, वेगनर, ब्रायरली और फिशर। उद्घोषणा, डिक्लेरेशन, अर्थात राष्ट्र के जो तत्व हैं, राष्ट्रत्व के जो तत्व हैं, वो स्वाभाविक रूप से उस राष्ट्र में पहले से मौजूद है। यानी एक निश्चित भूभाग, एक सत्ता, एक नियंत्रण, निश्चित जनता, और वो जनता उस सत्ता के अधीन है, उस प्रभावशाली नियंत्रण को मान के रही है। तो ये सारे तत्व उसमें मौजूद है, तभी वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक राष्ट्र की मांग कर रहा है, उसके नामकरण की, पहचान की उसकी मांग कर रहा है। यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण नहीं हो रहा है, नवीन राष्ट्र उदित नहीं हो रहा है, पहले से मौजूद राष्ट्र को सिर्फ एक उद्घोषणा दी जा रही है, डिक्लेरेशन दी जा रही है। तो घोषणात्मक मत के प्रवर्तकों का कहना है कि राष्ट्र का कभी निर्माण नहीं होता है, बल्कि वो पहले से अस्तित्व में होता है। महज एक प्रक्रिया के द्वारा, एक औपचारिकता के द्वारा उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्वीकार किया जाता है, उद्घोषणा की जाती है। और स्वाभाविक है कि इस मत की भी आलोचना की गई और वही आधार निकल कर के आए कि अन्य घटकों की उपेक्षा करता है, संकुचित है, संपूर्ण है, सत्य नहीं है, उचित नहीं है, और सिर्फ उद्घोषणा ही जरूरी नहीं है। कई बार राष्ट्र का निर्माण भी होता है, युद्ध से, अतिक्रमण से, आक्रमण से, विद्रोह से, और एक निश्चित भूभाग से राज्य कहीं अलग निकल के आता है, तो वहाँ
निर्माणात्मक मत कहीं अधिक उचित लगता है। सो कुछ आलोचकों ने इसकी भी आलोचना की है। अब यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो मान्यता निर्माणात्मक भी है और मान्यता उद्घोषणात्मक भी है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि ये दोनों कैसे हो सकता है, दोनों के अलग अलग अनुयायी हैं, प्रवर्तक हैं, तो ये तथ्य कैसे संभव है कि मान्यता दोनों ही मत की उचित है? तो बिल्कुल उचित है। यदि किसी राष्ट्र का निर्माण युद्ध से हुआ है, अतिक्रमण से हुआ है, सशस्त्र विद्रोह से हुआ है, तो वहाँ पर मान्यता का निर्माण हुआ, निर्माण से मान्यता मिली है, क्योंकि राष्ट्र नवीन रूप से अस्तित्व में आया है, पहले से मौजूद नहीं था। लेकिन यदि मौजूद राष्ट्र को उद्घोषणा के द्वारा पुष्ट किया जा रहा है उसकी मान्यता को, तो वो उद्घोषणात्मक तो यही है, क्योंकि उसका डिक्लेरेशन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर वो स्वतंत्र राष्ट्र और सत्ता के रूप में उभर के मान्यता की प्रक्रिया के बाद आ चुका है। आइए मान्यता के प्रकारों की बात करें तो मुख्यतः मान्यता पहला प्रकार और दूसरा प्रकार है अन्य मान्यता। अटेंशन करिएगा, मुख्यतः मान्यता और दूसरा हम बात कर रहे हैं अन्य मान्यता। अब ये जो मुख्यतः मान्यता है ये भी दो हैं, तथ्य मान्यता और विधि मान्यता। अब ये क्या है? तथ्य मान्यता ऐसी मान्यता जो पूर्ण नहीं है, जो विधि पूर्ण नहीं है, तो उस मान्यता को तथ्य मान्यता कहेंगे। जब राजनीतिक समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत ये संदेह होता है, ये शंका होती है कि मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य या मान्यता की मांग करने वाला राज्य पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने की सामर्थ्य नहीं रखता है या वो किसी भी प्रकार से इन अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में उस राज्य को तथ्य मान्यता प्रदान की जाएगी। दूसरा आता है इसमें विधि मान्यता। ऐसी मान्यता जो पूर्ण है, जो विधिक रूप से दी गई है, जब किसी राष्ट्र के तहत एक राष्ट्रत्व के सभी तत्व मौजूद होते हैं, अर्थात एक निश्चित भूभाग हो, उस भूभाग पर जनसंख्या जो निवास करती है वे उस राष्ट्र की सत्ता को मानती हों, सत्ता के अधीन हों और उस सत्ता को स्वीकार करती हो। वो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता को स्वीकार करना चाहता है, समस्त दायित्वों को और अधिकारों को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है और उसका प्रभावशाली नियंत्रण है। जब ये सारे राष्ट्रत्व के तत्व मौजूद होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत एक प्रक्रिया के द्वारा विधि मान्यता प्रदान कर दी जाए। आइए दूसरी उसकी बात करते हैं, अन्य मान्यता। राज्य प्रतिरोध की मान्यता। राज्य प्रतिरोध यानी राजनीतिक विद्रोह, युद्ध, मान और शांति के बीच की अवस्था जिसमें गृह युद्ध होना आवश्यक है। कभी कभी किसी राष्ट्र में विद्रोहियों के द्वारा वहाँ की स्थापित सरकार के समक्ष युद्ध छेड़ दिया जाता है और वे विद्रोही उस सरकार को हटा करके अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। जब इस प्रकार की मान्यता की मांग की जाती है तो यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तहत, अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत निवासित राष्ट्रों को यह आभास हो जाता है कि इस प्रकार की मान्यता देना असेंशियल है, तो वे विद्यमान की मान्यता को भी, राज्य प्रतिरोध की मान्यता को भी देंगे। ऐसी मान्यता देने पर वह राष्ट्र के पास में अंतर्राष्ट्रीय विशेषाधिकार और कुछ दायित्व होते हैं जिनका उसे वहन करना होगा। लेकिन आवश्यक होगा कि ऐसा राष्ट्र जो अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा है, क्या उसके पास एक निश्चित भूभाग है, क्या वहाँ की जनता उन विद्रोहियों को समर्थन दे रही है, क्या उनके पास नियंत्रण की पूरी क्षमता है, क्या वे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है और उनके पास सामर्थ्य है भी है या नहीं है। ओके, जो दूसरा है इसमें युद्धमान की मान्यता। जब कभी किसी राष्ट्र में सशस्त्र विद्रोह चल रहा है और ये जो विद्रोह है ये पूरी तरह किसी सत्ता के अधीन किया जा रहा है और इस सत्ताधारी विद्रोह को वहाँ की जनता मान्य कर रही है, तो वहाँ उस कंडीशन में युद्धमान की मान्यता प्रदान की जाती है। और जब युद्धमान की मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो वहाँ पर युद्ध के नियम लागू कर दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत वो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को स्वीकार करता है और वाणिज्यिक दूतों की अदला बदली हो सकती है, तो कुछ इस तरह की मान्यता भी प्रदान की जाती है। तीसरा है परिलक्षित या अव्यक्त मान्यता। परिलक्षित, अव्यक्त, जिसे व्यक्त न किया गया, जो स्पष्ट न हो, जो अभिव्यक्त रूप में ना दी गई हो। जनरली ये सामान्यतः मान्यता लिखित या मौखिक रूप में प्रदत्त की जाती है, बाकायदा एक प्रक्रिया का वहन किया जाता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितिवश ऐसा आभास होता है कि इस राष्ट्र को
मान्यता प्रदान कर दी गई है, तो वहाँ पर परिलक्षित मान्यता व्यक्त मान्यता मानी जाएगी। ऐसा राष्ट्र भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य माना जाएगा और वहाँ इसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषाधिकार और दायित्वों को ग्रहण करने का पूरी तरह से मौका दिया जाएगा। सशर्त मान्यता, ऐसी मान्यता जो शर्त के साथ सशर्त हो, शर्त युक्त हो, किसी बंधन के साथ हो, किसी मर्यादा के अधीन हो, किसी लिमिटेशन में हो, तो वो सशर्त मान्यता होती है। कभी कभी राजनीतिक समुदाय को और अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत जो स्थापित राष्ट्र हैं उन्हें इस प्रकार की मान्यता एक नवीन राष्ट्र को दी जाती है। और जब कभी ये डाउट होता है, ये शंका होती है कि ये राष्ट्र मान्यता के तत्वों को रखता है या नहीं, या क्या ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को पालन करेगा या नहीं, तो वो समय उस कंडीशंस में सशर्त मान्यता प्रदत्त की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1878 की हम बात करें तो जर्मनी ने बुल्गारिया और रोमानिया को जो मान्यता दी थी, सशर्त दी थी, और ये शर्त का अधिरोपण किया था, लिमिटेशंस उन पर लगाई गई थी कि आप अपने नागरिकों के साथ कभी भी धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं करोगे। सो कुछ उचित शर्त के अधिरोपण के साथ भी मान्यता प्रदत्त की जा सकती है। अंतिम जो पॉइंट बनता है सामूहिक मान्यता, जब कई राष्ट्र मिलकर के किसी राष्ट्र को मान्यता प्रदान करते हैं या कोई संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किसी राष्ट्र को मान्यता प्रदान की जा रही है, तो इसी मान्यता को सामूहिक मान्यता कहा जाएगा। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।